जय हिंद साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग NCERT सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्लास 6 का जितना भी सब्जेक्ट था सब खत्म कर चुका। और क्लास 7 में हम लोगों ने एंट्री किया, तो क्लास 7 के अंतर्गत ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें जैसे हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत ये सब हम लोगों ने कर चुका था। भूकंप तक, ज्वालामुखी भूकंप तक हम लोगों ने किया था। और ये भुज में जो भूकंप आया था उसके बारे में चर्चा करने के बाद हमने मुख्य स्थलीय कृतियों पे आपको छोड़ दिया था। यहीं से आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य स्थलाकृतियाँ, देखिए मुख्य स्थलाकृतियों के निर्माण में जो नया नया स्थलाकृति बनता है पृथ्वी की सतह पे, तो उसमें दो चीज़ों का योगदान रहता है। एक होता है अपरदन और एक होता है निक्षेपण। तो यहाँ पे अपक्षय और यहाँ से शुरू किया है अपक्षय एवं अपरदन से। जैसे देखिए चट्टान टूटते फूटते हैं और टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, तो वो अपक्षय कहलाता है। और वही चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या और भी कोई माध्यम से आते जाता है, वह अपरदन कहलाता है। ठीक है, अपक्षय अपरदन आप लोगों ने समझा होगा। आगे कह रहा है कि वायु जल और द्वारा अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, मतलब एक स्थान पर वहाँ पे छोड़ देते हैं जहाँ पे। और अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रकरण पृथ्वी पर धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि अपरदन एवं निक्षेपण यही दो चीज़ें हैं जिनसे नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अब है नदी के कार्य। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का जो अपरदन होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक जलप्रपात बना हुआ है। तो जलप्रपात बना हुआ तो क्या हुआ कि इधर से पानी ऐसे आ रहा है, इससे तो यहाँ से ये सतह पे चोट करता होगा। इस सतह पे चोट करते करते पहले ये और ऊपर, ये वाला जो भाग है और ऊपर हुआ होगा कभी। तो ऐसे पानी गिरते 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 इस सतह पर इधर चोट करते करते आज स्थिति है कि ये यहाँ पे पहुँच चुका है। और अगर ये स्थिति और बना रहा तो ये और नीचे इधर भी सब इसे भी काट देगा। क्योंकि जहाँ पे जो चट्टान है वो कमज़ोर पाए जाते हैं, कमज़ोर चट्टान जिसको क्या कहते हैं, जैसे जितना ये सब चट्टानें हैं तो ये सब कमज़ोर चट्टानें हैं। तो कमज़ोर चट्टानों को क्या किया, ये काट दिया। और ये काट दिया कमज़ोर चट्टान को, कमज़ोर चट्टान को काटने के बाद ये एक जलप्रपात के रूप में आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और देखिए जलप्रपात की बातें की हैं तो इस भी समझ लाते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात इस प्रकार से जो बन गया है वह है दक्षिण अमेरिका जो महादेश है। दक्षिण अमेरिका महादेश के वेनेजुएला जो कंट्री है दक्षिण अमेरिका में, उसका एंजल जलप्रपात सबसे ज़्यादा ऊंचा है। और भी बहुत सारा जलप्रपात, देखिए हजारों हजार जलप्रपात है विश्व में, तो उसमें सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात कहाँ, वेनेजुएला वाला। और अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है क्या, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका जो देश है, उत्तरी अमेरिका उसका जो देश है ना, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बॉर्डर पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ये भी बहुत फेमस है। और अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ये भी काफ़ी फेमस है। ये सब याद रखिएगा। आगे हम लोग इधर बढ़ते हैं। जलप्रपात का निर्माण तो हम लोगों ने देखा। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कि नदी क्या है ना कि पहाड़, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है ऐसे, तो इधर से और इधर क्या है, इधर नदियां हैं, इधर मतलब नदी नहीं है, इधर मैदान है। तो इधर से आएंगे, इधर से ऐसे नदियां आएंगी तो इधर ढाल है, इधर आके अपना सीधी रेखा में चलने लगेगी। लेकिन जहाँ जहाँ देखिए ऊपर से आएंगे यहाँ पे तो काफ़ी प्रेशर से आएंगे, कि ऊपर से नीचे पानी आएगा। ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर समतल मैदान है तो समतल मैदान में जहाँ जहाँ
जिधर ढाल उसको मिलेगा उधर मुड़ते जाएगा, इधर ढाल मिलेगा तो इधर मुड़ेगा, इधर इधर ढाल मिलेगा तो इधर मुड़ेगा, ऐसे ऐसे करके अपना चलते रहती है सांप की तरह। इसी को कहते हैं विसर्प। ये मोड़ में चलता है, जो ये मोड़ में चलता है इसको कहते हैं विसर्प। और आगे क्या होता है कि ये मोड़ के चलने की स्थिति में क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि ऐसे मोड़ में चल रहा है ऐसे, और फिर क्या हुआ, ऐसे चलने के क्रम में, इस चलने के क्रम में मान लीजिए कि यहाँ पे कभी सीधे यहाँ से चलने लगा, नदी यहाँ से बहने लगा, तो यहाँ से बहने लगा इधर, तो ये वाला भाग है जो पूरा एकदम झील की तरह बन जाता है, क्या कि नदी इधर से बहने लगा, और इधर है जो एक बांध की तरह बन गया, और बांध की तरह बन गया ये गोल, ये रहा, यहाँ पे नदी के पानी पहुँच नहीं रहा है, ये सीधे अब जाने लगा, ये रास्ता इधर बंद हो गया, रास्ता इधर, ये रास्ता बंद हो गया इधर से, तो ये गोल बचा, इसको कहते हैं चाप झील। नदी के इस प्रकार से जो झील बनता है उसको बोलते हैं चाप झील। ठीक है, विसर्प के द्वारा ही बनता है। ये जो पहले जो नदी बह रहा था उससे ही कट गया, इसलिए ये क्या कहलाया, ये चाप झील कहलाया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाप झील के बारे में भी आपने जाना, चाप झील तो आप जान गए। अब है बाढ़कृत मैदान। देखिए क्या होता है कि कभी कभी यही बाढ़, कहीं कहीं जो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ जाने से वहाँ जो भी गाद वगैरह है, नदी गाद लाती है, और जितना भी तरह के मिट्टी कंकड़ जो लाती है वो वहीं पे बाढ़ आता है, तो पानी के साथ जब बाढ़ ख़त्म हो जाता है तो वहीं पे वो रह जाता है, मिट्टी गाद वहाँ पे छोड़ देता है, तो वह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। उसी को बाढ़कृत मैदान का इसी प्रकार से निर्माण होता है, बहुत ही समतल भी होता है और उपजाऊ भी होता है। तो इसी के बारे में ये कहा गया है। और आगे समझते हैं। वितरिकाएँ देखिए, यहाँ पे वितरिकाओं की भी चर्चा है। वितरिकाएँ क्या होती है, नदी अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि नदी ऐसे ऐसे बह रही है, नदी ऐसे ऐसे बह रही है, इधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि समुद्र है, इधर समुद्र है, तो यहाँ पे समुद्र के पास आते आते होता क्या है कि ये समुद्र के पास मिलने के क्रम में उस समय ये काफ़ी इस ये कमज़ोर हो जाता है, मतलब नदियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो ये इतना इसमें मतलब बहाव नहीं रहता है कि सीधे अपना चल सके। तो होता क्या है कि यहाँ पे कई धाराओं में यहाँ पे बढ़ जाता है, नदी मुहाने पर कई धाराओं में ऐसे से बट जाता है, तो यही जो धारा में ऐसे बट गया जो आप देख रहे हैं, यही कहलाती है वितरिकाएँ। नदी कई धाराओं में बट गई है, और कई धाराओं में बट के यहाँ पे अपना समुद्र में अपना मिल जाती हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं वितरिकाएँ ऐसे भी। और फिर क्या कहती हैं कि यहाँ पे जो भी गाद लाई हैं जो समुद्र में यहाँ पे छोड़ देती है, गाद लाई हैं जो समुद्र में यहाँ पे छोड़ देती है, और यहाँ पे जितना भी गंदगी है, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी हैं, सब यहाँ पे छोड़ देती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है, मिट्टी वगैरह से क्या होता है कि यहाँ पे एक भूभाग का निर्माण हो जाता है, यह भूभाग कहलाता है डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा भारत में आप सुने ही होंगे, इधर पश्चिम बंगाल में, तो बस सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा नदी से लाए गए गाद से बना, तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसका निर्माण वहाँ तक है, बांग्लादेश तक इसका विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। अच्छा आगे देखिए, समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग से क्या क्या होता है, देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कोई पहाड़ रहा होगा, ये जो पूरा है जो पहाड़ रहा होगा, ये क्या कि पानी से ऐसे मारते 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 मारते, देखिए ये जो गड्ढा है, ये समुद्र का जो
जल है स्थिर तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे तट पे ऐसे जब भी आता है तट पे ऐसे आता है, इधर से पानी फिर मारता है, इतना पानी मारता है फिर पानी मारता है, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या कर दिया है, छिद्र कर दिया है, छेद कर दिया है। तो यही कहलाता है क्या, तटीय मेहराब। इसके ऊपर ये छत भी है, अगर छत ये ऐसे मारते 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 पूरा छत को तोड़ भी दिया तो तोड़ जाता था, ऐसा स्थिति बन जाता है इसके जैसा। तो इसको बोलते हैं स्टैक। ऐसे सीधे खड़े रहा, इस पहले इधर ई वाला छेद हुआ होगा, ऐसे करते करते पूरा काट दिया, पूरा काट दिया। ऐसे देखिए हवा से भी कर सकता, पानी से, हवा से, सबसे करते करते ये क्या हो गया, स्टैक का निर्माण कर दिया। तो ये स्टैक भी समझ गए, तटीय मेहराब भी समझ गए। और समुद्री गुफा क्या होता है कि ये पानी ऐसे इस मार रहा है, इसमें पानी बार बार तरंगे इसमें मार रही हैं, ऐसे चोट कर रही हैं, चोट करते 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 एकदम अंदर तक इसके जैसे कमजोर, अगर चट्टान का कोई भाग ऐसे कमजोर पाया गया तो इसके, तो वो क्या होता है कि छिद्र हो गया एक, इसके बहुत ही अंदर तक एक गुफा की तरह हो गया एकदम छिद्र। ये अंदर तक हुआ होगा, पूरा अंदर तक इसको छिद्र हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं समुद्री गुफा। समुद्री गुफा कहते हैं इसको। ठीक है, तो समुद्री गुफा के बारे में भी आपने जाना, स्टैक के बारे में भी आप जाना, तटीय मेहराब के बारे में भी आपने जाना। अब आता है हिमनद के क्या कार्य हैं। हिमनद, हिमनद, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के नदी तो क्या बोलेंगे, हिमनद बोलेंगे। तो बर्फ के नदी को हिमनद बोलेंगे। ये क्या करता है कि बर्फ की नदी अगर ऐसे से चल रही है, ऐसे चल रही है, तो इसके जो नीचे वाला भाग है नदी के, जो नीचे फर्श को, जो नीचे वाला भाग को काटते हुए चलेगी, वहाँ पे इसके साथ चट्टान, छोटे छोटे टुकड़े, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े भी जा सकते हैं, मिट्टी अगर होगी वो भी जा सकती है, गिट्टी वगैरह सब जा सकती है। तो ये सब क्या होता है कि आग इसके अपर्दन से, इसका नीचे वाला सतह होता है वो अपर्दन से आगे की ओर, ये जो बर्फ के नदी है उसके साथ गिट्टी मिट्टी सब आगे बढ़ते रहती है। अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ले जाके इसको छोड़ देती है। तो जहाँ पे ले जाके ये सब मिट्टी गिट्टी सब छूटेगा तो वहाँ पे उस एक जमा हो जाएगा, मतलब निक्षेपित हो जाएगा। तो वही हिमनद, हिमोड़ कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे, हिमनद हिमोड़ कहेंगे उसको। अच्छा, और क्या है, पवन के कार्य। देखिए पवन के द्वारा दो चीज़ों का निर्माण होता है, एक बालो टिब्बा और एक लोयस। बालो टिब्बा किसको बोलेंगे, देखिए जो आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं एकदम पहाड़ के जैसा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं रास्ता पे, और देखिए इसको कितना ऊपर एकदम पहाड़ की तरह यहाँ पे बना हुआ है। तो होता क्या है कि बहुत दिनों तक ये देखिए, ये सब स्थलाकृतियाँ जितना भी आप देखें आगे भी देखें, तो वो सब जितना भी स्थलाकृतियाँ हैं सभी का निर्माण एक दो दिन में नहीं हुआ, लाखों साल में ये सब क्रियाएं होती रहती है, लाखों साल से। और धीरे 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 ये सब चीज़ें बनती हैं। तो होता क्या है कि ये सब जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ तो लाखों करोड़ों साल में होता है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ कि हवा के द्वारा वो क्या होता है कि जो बालू होता है, जो यहाँ पे जमा होते गया, जमा होते होते यहाँ पे जमा होते होते इतना बड़ा रूप ले लिया, एकदम विशाल पहाड़ की तरह, बस हवा के द्वारा ही ये हुआ है पूरा। तो पहाड़ की तरह बन गया, यही बालू टिब्बा कहलाया। फिर क्या होता है कि इसमें जो और भी जो महीन वाला कण होता है, एकदम छोटा छोटा हल्का वाला, वो हवा के द्वारा उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। और जो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में ये फिर बिछा देता है, जो हवा के द्वारा उड़ के गया बालू का कण, ये सब ये एक विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र में जाके वो बिछ गया। तो पूरा बिछ गया तो तो क्या चीज कहलाए, वही जो जहाँ पे बिछ गया वो जो जगह है वो कहलाएगा लोयस, क्या कहलाएगा, लोयस। चीन में वैसा क्षेत्र बहुत बड़ा एक विशाल क्षेत्र है, उसको लोयस निक्षेप का क्षेत्र कहते हैं चीन में। चीन में एक लोयस निक्षेप का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा और रेगिस्तान की तरह बना हुआ है, जो चाइना के इधर पश्चिमी क्षेत्र में है, जो वहाँ पे बंजर है वहाँ पे। ठीक है, तो और भी है क्या, कुछ नहीं, और भी कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, लगे ऑब्जेक्टिव को।
इनमें कौन सी समुद्री तरंगे की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे समुद्री तरंग की विशेषता किनारा नहीं है। हिमनद के निक्षेपण विशेषता है। तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या हो? निक्षेपण से हिमनद का क्या बनता है? तो हिमोड़ बनेगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटनाएं होता है? आकस्मिक गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी बताते हैं। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती हैं कहाँ? चाप झील का निर्माण होता है तो नदी घाटी में। चलिए इसी के साथ चैप्टर 3 समाप्त हुआ दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने बच्चों को जो भी दिखाइएगा, ठीक है। और खुद भी अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो लाभ उठाइएगा।